स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक सॉल्यूशंस में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ना ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बल्कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें कि हम ये डिस्कस करेंगे कि 30 सितंबर 2020 को हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जो कि कल से रिलेटेड है, यानी 30 सितंबर 2020 से, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे वेंडर से रिलेटेड कंप्लायंसेस के बारे में, कस्टमर से रिलेटेड कंप्लायंसेस के बारे में, और ई इनवॉइसिंग यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से पहले हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। साथ ही साथ GSTR 1 और GSTR 9 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ आए और आगे के कंप्लायंस हम अच्छी तरह कर सकें। सो इसके आगे हम देखेंगे कि वेंडर से रिलेटेड हमें जो कंप्लायंस करने हैं कल, वो हमें क्या क्या करने हैं और उसके बारे में GST लॉ क्या कहता है। तो चैप्टर 5 ऑफ CGST एक्ट हमें ये बताता है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लेते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या है टाइम लिमिट को लेके। सो सेक्शन 16 का सबसेक्शन 4 ये बताता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को ITC जब मिलेगा जब वो अपने सिस्टम में इनवॉइस या डेबिट नोट जो वेंडर इशू करता है उसे रिकॉर्ड करेगा विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। दैट इज जैसे कि मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि 1920 के इनवॉइसेस हमारे यहाँ मार्च 20 तक एंटर नहीं हो पाते। तो उस केस में हमें क्या करना है कि जैसा कि यहाँ लिखा गया है अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर following the end of financial year to which such invoice or invoices related to such debit note pertains or furnishing of the annual return whichever is earlier। यानी कि वेंडर जो रिटर्न फाइल करता है उसके रिटर्न फाइल करने के बाद हमें क्या करना है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर 1920 खत्म होता है तो उसके बाद जो सक्सीडिंग ईयर आता है उसके सितंबर मंथ तक, मीन्स हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए लास्ट डेट टू बुक वेंडर इनवॉइस इज टू बी नोन एज सितंबर 2020। दैट इज कि हमें कल तक वो सारे इनवॉइसेस रिकॉर्ड कर लेने हैं जो कि अभी तक हमने फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिकॉर्ड नहीं करे हैं अपने सिस्टम में, बिकॉज आफ्टर दैट वी आर नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इन GST। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसा कि सेक्शन 16 कहता है कि हम सितंबर के बाद कोई भी इनवॉइस का इनपुट नहीं ले पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड। तो इसके अलावा हमें वेंडर्स के एक तो इनवॉइसेस बुक करने हैं, साथ ही में हमें उन वेंडरों की लिस्ट बनानी है जिनका GST कंप्लायंस अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि हमने फाइनेंशियल ईयर 1920 में बहुत से इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा अपनी GSTR 3B के अंदर। तो अब हमें जब रिकन्सिलेशन बनाना है तो हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे इनवॉइसेस हैं जिनका पोर्टल पे इनपुट अभी तक चढ़ा ही नहीं है, मीन्स उन वेंडर्स ने अभी तक रिटर्न फाइल ही नहीं करी है, या फिर रिटर्न फाइल करी तो थोड़ा कम या ज़्यादा हो गया अमाउंट में, या फिर हमारी ही कंपनी अंडर सेम पैन बहुत जगह रजिस्टर्ड है तो हो सकता है वेंडर ने स्टेट X की जगह स्टेट Y में इनवॉइस चढ़ा दिया हो। तो ये सब करेक्शंस हमें करा के अपना पोर्टल रिटर्न से मैच करा के रखना है, सो दैट हमारे असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ हमें उन वेंडरों को कल तक इन्फॉर्म कर देना है कि कोई भी अगर ऐसा इनवॉइस रिमेनिंग है कि जो आपके पोर्टल पर अभी तक नहीं चढ़ा है तो उसे चढ़वा लेना है, सो दैट आप पे फ्यूचर में कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और क्या क्या कंप्लायंसेस पूरे करने हैं। सो सेक्शन 34 ऑफ CGST एक्ट क्या कहता है, ये बेसिकली क्रेडिट नोट्स के बारे में बात करता है। तो हमें क्रेडिट नोट्स को लेके GST में बहुत ही अभी तक ये इशू है कि बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि GST में क्रेडिट नोट की लिमिट क्या है, मीन्स यू कैन से कि इसकी टाइम लिमिट फॉर इशुएंस क्या है। कि फाइनेंशियल ईयर एग्जांपल वही लेते हैं हम अपना कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के क्रेडिट नोट्स जो है वो मार्च 20 तक ही इशू करने हैं, या फिर एनुअल रिटर्न तक इशू करने हैं, या फिर उसकी कोई टाइमलाइन है ही नहीं। तो सेक्शन 34 का सबसेक्शन 2 हमें बताता है
कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने कि टैक्स इनवॉइस इशू करा है अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, तो वो उस सप्लाई के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू कर सकता है अपने कस्टमर को। बट उसे ये ध्यान रखना है इशू करते हुए कि वो जो क्रेडिट नोट इशू कर रहा है वो, जैसे हमारे एग्जांपल में फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड हमें क्रेडिट नोट इशू करना है, तो उसकी टाइम लिमिट हमें सक्सीडिंग ईयर के सितंबर मंथ तक ही रखनी है। मीन्स अगर हम कल तक कोई क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं अपने कस्टमर को, तभी वो सितंबर मंथ की रिटर्न में रिकॉर्ड होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो सितंबर मंथ की रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं होगा, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि हमें आगे जाके अपनी जैसे कि हम अपनी सेल्स चढ़ाएंगे तो उसमें हमें उस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलेगा डिपार्टमेंट से। मीन्स हमारी जैसे लाइबिलिटी थी 100 रुपीज़ की और 20 रुपीज़ का क्रेडिट नोट था, तो हम अभी लाइबिलिटी पे करेंगे 80 रुपीज़। बट अगर हमने सितंबर मंथ के बाद ये वाली प्रोसेस करा तो फिर हमें ये नहीं मिलेगा। फिर हमें अगर 80 रुपीज़ पे कर देते हैं तो 20 रुपीज़ के ऊपर हमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा और 20 रुपीज़ के ऊपर अपने इंटरेस्ट और पेनल्टीज भी पे करनी पड़ेंगी। तो हमें इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें कल तक ही जितने भी हमारे इनवॉइसेस हैं, अगर कुछ क्रेडिट नोट इशू कराने हैं वो कोई भी रीज़न से, जैसे कि आप ले लीजिए कि कोई इनवॉइस पे रेट का इशू है या वो सेल रिटर्न हो गई है या और भी कोई मैटर हो, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको कल ही एक्शन लेना है और कल ही अपने सिस्टम में वो बुक कर लेने हैं क्रेडिट नोट, सो दैट कि आपके सितंबर की मंथ की रिटर्न में उसका इफेक्ट आ जाए और आपके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा और कस्टमर को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ एक इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कही गई है सेक्शन में कि आप जो है वो क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते हो और अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को कम नहीं कर सकते हो उन सप्लाईज के ऊपर जिन सप्लाईज का वेंडर ने कस्टमर्स ने आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है और अपने बुक्स में बुक कर लिया है। सपोज कि जैसे आपने अपने कस्टमर को इनवॉइस दिया फरवरी 2020 में और आपने अब सोचा कि वो ड्यू टू एनी रीज़न यू हैव कैंसिल्ड दैट इनवॉइस एंड कस्टमर ने उसे बुक भी कर लिया और इनपुट भी क्लेम कर लिया है और आपने उस कस्टमर के साथ कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं की इससे रिलेटेड। तो इससे क्या होगा, कस्टमर का तो आईटीसी लॉस होगा ही होगा, साथ में आपको भी ये प्रॉब्लम होगी कि डिपार्टमेंट से आपको नोटिस इशू हो सकता है कि आप जो ये आपने जो क्रेडिट नोट इशू करा है वो गवर्नमेंट ये समझती है कि आपने अपनी लायबिलिटी को जानबूझ के कम करा है और इस पे वो फ्रॉड से रिलेटेड आपको नोटिस सर्व कर सकती है। सो इस बात का बहुत ही अच्छी तरह ध्यान दें कि कभी भी कोई क्रेडिट नोट आप इशू करें अपने सिस्टम में तो ये जरूर इसमें देख लें कि कस्टमर से आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन हुई हो इस बारे में कि उसने उसका इनपुट लिया है या नहीं लिया, या और भी रिलेटेड जो इससे पॉइंट्स हैं वो सब इसमें कवर हो जाए। साथ ही इसके बाद चलते हैं कि हमें ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड यानी कि 1 अक्टूबर 2020 आने से पहले, जैसा कि हमारी प्रीवियस वीडियो में है, हमने कल उसके पूरे बारे में डिस्कस करा था कि ई इनवॉइसिंग में हमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना है और वो किन सब लोगों पे एप्लीकेबल है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्क करने हैं अपने जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनवॉइसिंग से रिलेटेड, और अगर हमने वो नहीं करे तो उससे हमें बहुत हद तक नुकसान हो सकता है। तो इस बात का हमें अच्छी तरह ध्यान रखना है और हमें क्या करना है कि जितने भी कल तक इनवॉइसेस जनरेट होंगे, इनवॉइसेस का मतलब इनवॉइसेस भी, क्रेडिट नोट भी और डेबिट नोट भी, मतलब जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था कि जीएसटी में जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं कल तक वो जो भी आपके इशू होंगे सिस्टम से, और अगर आप ई इनवॉइसिंग के लिए एलिजिबल हैं यानी कि आप 500 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है आपकी, तो आपको अपने कस्टमर्स के पास वो सारे इनवॉइसेस सबमिट कर देने हैं। क्योंकि अगर आप बाई चांस भूल गए तो परसों अगर आपका कस्टमर इनवॉइस के दायरे के अंदर आता है तो वो आपका इनवॉइस लेने से मना कर देगा, जिससे कि आपको ये नुकसान होगा कि आपको वो इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा, साथ ही गवर्नमेंट को उसका रीज़न देना पड़ेगा आपने क्यों उसे टाइम पे कस्टमर के पास आपने मटेरियल की डिलीवरी कर दी फिर भी आपने इनवॉइस नहीं करा, और साथ ही साथ आपको जो आपकी क्रेडिबिलिटी लिमिट है टू द कस्टमर वो भी इंक्रीज होगी, जिससे आपको कैश क्रंच और फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ा हो सकता है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको कल तक वो सारे इनवॉइस कस्टमर के पास डिलीवर कर देने हैं और उनकी रिसीविंग ले लेनी है।
साथ ही साथ आपको ई इनवॉइसिंग आने से पहले अपना सारा मास्टर डेटा, कस्टमर और वेंडर मास्टर डेटा अपडेट करना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ई इनवॉइसिंग में, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने क्या करा है, ओनली B2B इनवॉइसेस को ही मैंडेट दिया है कि उसके अगेंस्ट ही आप ई इनवॉइस जनरेट करें, सो दैट अगर बाई चांस कोई कस्टमर आपके पास आपके मास्टर डेटा में वो अनरजिस्टर्ड बुक्ड है, बट अभी उसने जीएसटी नंबर ले लिया है, साथ ही आपके सिस्टम में गलत जीएसटी नंबर है, तो वो पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अनरजिस्टर्ड में बिलिंग जाएगी। तो इससे क्या होगा, कस्टमर को एक तो बेनिफिट नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, क्योंकि रिटर्न ही आपकी इनवॉइसिंग के हिसाब से फाइल होगी। साथ ही साथ में वो आप आगे जाके आपके बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को लॉस तो अल्टीमेटली आपका ही लॉस है वो, और कस्टमर को ज़्यादा लॉस होगा तो फिर वो आपको आगे से ऑर्डर्स भी देने में कंजूसी कर सकता है। साथ ही वो देखेगा जो कंप्लायंट टैक्स पेयर्स है उनके साथ ज़्यादा डीलिंग करेगा वो। सो इन सभी बातों का बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखना है हमें। और साथ ही साथ में इसके बाद हम बात करेंगे कि जो भी फाइनेंशियल ईयर 1920 में हमसे GSTR1 भरते हुए कोई भी दिक्कत हो गई है, या फिर वो हमने अपने मास्टर डाटा या सिस्टम के हिसाब से जो भी प्रोसेसिंग करी है GSTR1 में, उसमें कोई भी दिक्कत रह गई है, या फिर कस्टमर्स को, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हमें वेंडर्स का डाटा चेक करना है और सारी चीज़ें उसमें देखनी है कि उसने पोर्टल पे इनवॉइस रिफ्लेक्ट कराया है या नहीं कराया हमारे अभी तक, और वो हमारे लिए एलिजिबल इनपुट बना या नहीं बना। सेम उसी तरह कस्टमर्स भी हमारे ये सब चेक कर रहे होंगे, तो कल तक हमें उन सब कस्टमर से वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि अगर उनके पोर्टल पे कोई भी हमने हमने उनका कोई भी, मान लीजिए बिलिंग करी हो, इन्वॉइसिंग करी हो, क्रेडिट नोट कराओ, डेबिट नोट कराओ, या एक्सपोर्ट के कोई इन्वॉइस कर रहे हो, जैसे कि SEZ एक्सपोर्ट मीन्स डीम्ड एक्सपोर्ट कराओ हमने, या फिर SEZ को कोई एक्सपोर्ट कराओ, या B2CL इन्वॉइस करी हो, तो उन वो सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पोर्टल पे सही जगह चढ़े हैं नहीं चढ़े, ये सब चीज़ हमें चेक करनी है। और क्योंकि September 20 इज द लास्ट डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, जैसा कि हम शुरू में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें September 20 तक वो अपने सिस्टम में सब इस तरह वो करना है कि हमारे सितंबर की रिटर्न जो कि 11th ऑफ अक्टूबर को जानी है और 20th ऑफ अक्टूबर को जानी है, उसमें वो सब कैप्चर हो जाए। सो हमें सारी कम्युनिकेशंस के बाद जो भी इनवॉइस हमें, मान लीजिए आप B2B में आपके गलत इनवॉइस चढ़ गए हैं, वो कस्टमर X के पास जाना था बट वो कस्टमर Y के यहाँ चढ़ गया है गलती से, या फिर वो कस्टमर X की ही किसी और GST पे चढ़ गया है, तो वो सब चीज़ हमें ठीक कर लेनी है। साथ ही क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं। साथ ही साथ इस अमेंडमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, कोई भी कस्टमर का GST चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज की कोई मिसमैच हो गई है, मीन्स इनवॉइस गलती से कम या ज़्यादा का चला गया और पोर्टल पे कुछ अलग वैल्यू है, वो सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। साथ में प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर मान लीजिए गलत इनवॉइस टैक्स GST नंबर के आप प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि आप टैक्स तो चेंज कर नहीं सकते, मान लीजिए इनवॉइस पे CGST लगा हुआ है पर रॉन्ग GST की वजह से वो GST नंबर कुछ और डल गया वहाँ पे, तो आपको तो फाइल करना ही पड़ेगा। और एक बार आपने B2C में अगर कोई डाल दिया इनवॉइस, तो फिर उसके लिए बहुत ही दिक्कत होती है, जैसे कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपको वो B2B में रखने की वजह से GST नंबर कुछ और ही डालना पड़ जाता है। सपोज स्टेट X का GST था जिसपे CGST टैक्स लगा था, पर आपने मीन्स अपने बुक्स के हिसाब से और वो B2B में ही जाए, इसलिए आपने Y स्टेट का GST नंबर डाल दिया। सो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज करके और आपको टैक्सेशन के हिसाब से इनवॉइस B2B में पुट करना पड़ेगा। सो उन सब कंडीशंस के हिसाब से आप प्लेस ऑफ सप्लाई भी चेंज कर सकते हैं, साथ में नॉर्मल डिटेल्स लाइक इनवॉइस नंबर और डेट, ये सब भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही जो बहुत ही मेजर पॉइंट है कि जिन कस्टमर्स का आपने B2C में फाइल कर दिया है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ करेक्ट डाटा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, सो उन सब चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं, बिकॉज B2C अमेंडमेंट जो होती है वो पोर्टल पे सिर्फ वन टाइम होती है फॉर 1 मंथ। मीन्स जैसे अगर हमें March 20 की रिटर्न रिवाइज करनी है B2C वाला डाटा, तो वो खाली हम पूरे साल में एक ही बार कर सकते हैं, या तो वो अप्रैल 20 तक कर लो, या फिर आप उसे September 20 में सारे मंथ्स का सेम फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार September 20 में सारे मंथ्स जिसमें एरर है वो आप ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने कस्टमर को एक इनवॉइस दी, वो
गलती से उसके पास नॉट रजिस्टर्ड की इनवॉइस चली गई है उसके पास। पर एक्चुअली में क्या था, वो एक्चुअली में रजिस्टर्ड इनवॉइस था, पर हमारे मास्टर डेटा में या तो वो रॉन्ग जीएसटी इंटर हुआ था जिसकी वजह से रिटर्न प्रोसेसिंग करने में वो नॉट रजिस्टर्ड कंसिडर्ड हो गया है, या फिर वो हमारे मास्टर डेटा में ही नॉट रजिस्टर्ड था। तो उस वजह से क्या होता है कि पोर्टल पे डाटा चढ़ जाता है B2C में, बट जिसकी वजह से कस्टमर के पास क्या इशू आता है कि वो इनको क्लेम नहीं कर पाता। अ, इसी सेम इशू की वजह से अभी कई हाई कोर्ट्स में इसी चीज को लेकर लिटिगेशन चल रही है कि किसी वजह से सप्लायर डाटा पोर्टल पे नहीं चढ़ा पाता है और रिसिपिएंट के डाटा पे वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो क्या उसका आईटीसी क्रेडिट उस बंदे को रिसिपिएंट को नहीं मिले। तो इसी चीज को लेके बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने आपसे अभी पहले कहा था कि हमें B2B में डाटा कोशिश करनी चाहिए कि चढ़े, B2C में ना चढ़े। सो इसी चीज को लेके अब सितंबर 20 में हमें क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से कि क्योंकि ये B2C अमेंडमेंट खाली पोर्टल पे एक ही बार हो सकती है किसी भी मंथ की, एक फाइनेंशियल ईयर में। जैसे 12 मंथ्स है तो 12 मंथ्स में से अगर आप किसी का भी अमेंड करोगे तो एक ही बार वो महीना अमेंड हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से कि कस्टमर्स को आप डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट मंथ में बिलिंग करते हैं, तो कोई भी अगर कुछ ऐसा कस्टमर की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि उसे डाटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है पोर्टल पे, तो उस केस में आप उसे एक जगह रिकॉर्ड कर लीजिए। सो दैट क्या होगा कि सितंबर 20 में आपके पास एक कंसोलिडेटेड डिटेल होगी जिसके बेस पे आप वो सब चीज़ अमेंड कर सकते हैं एक साथ, और सारे मंथ एक साथ जब आप अमेंड करेंगे तो आपको भी कोई लॉस नहीं होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई मंथ हमने शुरू में ही अमेंड कर दिया तो वो सितंबर 20 में अब अमेंड के लिए हम पे अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से कोई ह्यूज वैल्यू का अमाउंट अमेंड होने से रह जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर क्या करते हैं कि हमारा पैसा ब्लॉक कर लेते हैं और वो कहते हैं कि हमें इनपुट पोर्टल पे शो नहीं हो रहा तो हम आपको वो पैसा देंगे नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद हमने कंप्लायंस पूरे ना करे हों और एक तरह का फ्रॉड करा हो। तो कस्टमर्स की बेसिकली ये थिंकिंग रहती है क्योंकि उनका भी लॉस हो रहा है, तो बेसिकली अल्टीमेटली तो वो हमारा ही लॉस कर देते हैं। तो हमें ये सब चीज़ का ध्यान रखना है और पूरी डिटेल्स मेंटेन करनी है कि कौन से B2C टू B2B अमेंडमेंट होंगे। इसके लिए मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ इसका कि ये अमेंड कैसे होता है, क्योंकि अभी तक बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमारा B2C में इनवॉइस चला गया है तो वो B2B में कैसे आए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, GSTR 1 जब फाइल करते हैं तो उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन होता है अमेंडेड B2C का। उसमें क्या करना चाहिए, मान लीजिए हमें अप्रैल 2019 की जो B2C वैल्यूज थी वो अमेंड करनी है, क्योंकि एक इनवॉइस था हमारा, लेट से कि 100 रुपीज़ की हमने B2C की सेल चढ़ाई है अप्रैल 19 में, तो उसमें 20 रुपीज़ का एक इनवॉइस है जो कि हम आज की डेट में हमें पता लगा है कि वो तो रजिस्टर्ड था और उसे रजिस्टर्ड में पोस्ट करना है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम सितंबर 20 की रिटर्न बनाएंगे तो उसमें हम जो अमेंडेड B2C वाला ऑप्शन है उसमें अप्रैल मंथ में 80 रुपीज़ से अमेंड कर देंगे उस B2C को, अप्रैल 19 का B2C ऑप्शन। सो दैट क्या होगा, जब आप पूरी 1920 की एनुअल रिटर्न बनाएंगे आपकी वैल्यूज डिस्टर्ब नहीं होंगी और आप इधर 80 रुपीज़ डाल के B2B की वैल्यू और अपना सितंबर में B2B में आप वो 20 रुपीज़ का इनवॉइस एंटर कर दीजिए विद ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स, सो दैट कस्टमर को भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा और आपके रिटर्न्स भी एज इट इज़ रहेंगे एज पर फाइनेंशियल। इसके साथ ही हम आज की वीडियो एंड करते हैं और एक अपील करना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ अगर आप और भी कुछ टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, सो दैट वी कैन डिस्कस मोर एफिशिएंटली एंड, और सबको इससे फ़ायदा होना चाहिए। जिन लोगों को कई बार कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं कि ये हम कैसे करें, और वो बहुत इजी होते हैं जिसके लिए कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, वो मिसयूज़ करते हैं और वो कस्टमर्स को थोड़ा परेशान करते हैं कि नहीं नहीं इसके लिए तो ज़्यादा चार्ज लगेगा, सो दैट वी कैन सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। So, okay, bye bye. Meet you in the next video.